हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। मेरा नाम प्रीतेश सर है। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूँ। हमने चैप्टर 1, 2, 3, 4 फिनिश कर दिए हैं। उसके सभी थियरी, सभी एक्सरसाइज के सम्स और सभी एग्जाम्पल हमने खत्म किए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं। ओके, वहां से आप देख सकते हो। और ये जो भी मैं हैंड रिटन नोट्स लिखता हूँ वो भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो। दूसरी बात क्या करना है कि ये जो वीडियो है वो आपके फ्रेंड सर्कल में भेजो और उनको भी सब्सक्राइब करवाओ। ओके। अच्छा, आज हम क्या करने वाले हैं। हमने चैप्टर 5 में सभी थियरी और एक्सरसाइज के सभी सम खत्म कर दिए हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम एग्जाम्पल 5.1 से 5.5, टोटल 5 एग्जाम्पल है, वो 5 के 5 हम आज लेने वाले हैं। ओके, तो आज सभी इजी है। अगर इनमें से कोई आता है तो एग्जाम में हमारे मार्क्स जाने चाहिए नहीं। ओके। अच्छा, तो चलो हम शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 5.1, इसमें क्या है। एग्जाम्पल 5.1 में पहले तो हमें क्या बोला है, what happens if bar magnet is cut into two pieces। अगर बार मैग्नेट को आप दो पीस में डिवाइड करते हो तो क्या होगा। और पहला ऑप्शन है ट्रांसवर्सली और दूसरा ऑप्शन है अलोंग इट्स लेंथ। ट्रांसवर्सली यानी परपेंडिकुलरली, ये मैग्नेट है, उसको ट्रांसवर्सली यानी यहां से कट करना है तो ये ऊपर का और नीचे का दो अलग पीस होगा। दोनों क्या होंगे, दोनों मैग्नेट ही बनेंगे। चलो, और दूसरे में क्या करना है, अलोंग इट्स लेंथ। अलोंग इट्स लेंथ यानी यहां से टू पीसेस यानी ऐसे दो पीस होंगे, तो वो दोनों भी क्या होंगे, मैग्नेट ही बनेंगे। तो दोनों केस में क्या होगा, दो मैग्नेट बनेंगे। तो हमें क्या लिखना है, इन बोथ द केसेस देयर विल बी टू मैग्नेट्स, देयर विल बी टू मैग्नेट्स। तो वही तो हमें लिखना है। नंबर ए करके लिखते हैं, इन both cases, in both cases, in both cases there will be two magnets, two magnets। ये पहला का आंसर। 4 मार्क्स का सम है, पहला का आंसर दिया यानी 1 मार्क्स आपको मिल गया। अब दूसरे मार्क्स के लिए बी। बी में क्या है, अब मैग्नेटाइज नीडल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो यहां पर आपको कॉन्सेंट्रेट क्या करना है कि जो नीडल है, मैग्नीफाइड नीडल है, मैग्नेटाइज नीडल है, वो किस में रखी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। और वो क्या करती है, एक्सपीरियंसिस अ टॉर्क बट नॉट बट नो नेट फोर्स। ये जो मैग्नीफाइड मैग्नेटाइज नीडल है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है तो वो टॉर्क तो एक्सपीरियंस करती है लेकिन नेट फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करती है। रूल से दोनों कब होगा, उसके ऊपर टॉर्क भी लगेगा और फोर्स भी लगेगा, दोनों कब होगा, जब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। यहां पर तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था। अब देखो आगे क्या लिखा है, एन आयरन नेल नियर अ बार मैग्नेट। अब जब आप आयरन नेल को बार मैग्नेट के नजदीक रखते हो तब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। अब मैंने अभी बोला नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, उसके ऊपर टॉर्क भी लगता है, नेट फोर्स भी लगता है। तो वही हमें पूछा है यहाँ। However, experiences of force of attraction in addition to a torque। Why? दोनों दोनों क्यों लगते हैं, क्यों लगते हैं, मैंने रीजन बोल दिया कि यहाँ टॉर्क और एडिशन में टॉर्क और फोर्स दोनों लगते हैं। क्यों, ड्यू टू द नॉन मैग्नेटिक फील्ड। वहां पर क्या क्रिएट होता है, नॉन मैग्नेटिक फील्ड।
नॉन मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो आयन नील है उसके ऊपर टॉर्क भी लगता है और नेट फोर्स भी लगता है। ओके, तो वही तो हमें आंसर लिखना है कि व्हेन आयन नील, if iron nail, if iron nail near a bar magnet, near a bar magnet, near a bar magnet, there will be non-uniform magnetic field, magnetic field। अब वहां पर क्या क्रिएट होता है, नॉन मैग्नेटिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसीलिए आयन नील वो टॉर्क भी एक्सपीरियंस करती है और नेट फोर्स भी एक्सपीरियंस करती है। एंड ड्यू टू दिस, एंड ड्यू टू दिस इट यानी नील, आयन नील लिखना है तो लिखो, ड्यू टू दिस आयन नील एक्सपीरियंसेस, मैं पार्टीशन करके लिखता हूं, आपको तो नीचे ही लिखना है, आपको पार्टीशन करने की जरूरत नहीं है। ओके, अभी मैं ऊपर लिखता हूं, आयन नील एक्सपीरियंसेस net force and torque, experiences both net force and torque। हो गया आंसर। तो हमारा मेन आंसर क्या था, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्यों ऐसा हुआ, यहां पर टॉर्क और नेट फोर्स दोनों क्यों हुआ, तो ड्यू टू द नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको कंसंट्रेट करना है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के कारण। प्रॉपरली नहीं हुआ है, ओके, तो इसके कारण। अब देखो, और यहां पर दोनों केस में क्या हुआ, दोनों केस में मैग्नेट बनाना, तो दोनों केस में मैग्नेट बना, क्या हुआ, मैग्नेट बनता है। अब देखो यहां पर, अब हमें आंसर सी का आंसर देना है, सी। तो सी में क्या है, मस्ट एवरी मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन हैव नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जो मैटर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कंटेन करता है वो हर एक को नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, ऐसा वो बोलते हैं। नो, नॉट नेसेसरीली, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन वो तब सच होता है कंडीशनली, हर टाइम नहीं हो सकता है। कंडीशनली क्या, जब जो सोर्स होता है मैग्नेटिक फील्ड का उसकी मैग्नेटिक मोमेंट जीरो ना हो, तब वो हो सकता है, तब वो जो मैटर है उसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो सकता है। तो फिर से मैं बोलता हूं, कब हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कंटेन करता है उसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता ही है। कब होगा, वो तब सच होता है जब जो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है उसकी मैग्नेटिक मोमेंट
जीरो ना हो तब। ओके, तो बस वही सर ने जो 2 बार बोला वही लिखना है कि नो, नॉट नेसेसरी, नो, नॉट नेसेसरी, नो, नॉट नेसेसरी, इट इज ट्रू ओनली, it will be, it will be true only when source of magnetic field, of magnetic field has magnetic moment, net magnetic moment, net magnetic मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट होनी चाहिए, यानी जीरो नहीं होनी चाहिए। मैंने ऐसा बोला कि जब सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसकी मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज उसकी नेट मैग्नेटिक मोमेंट होनी चाहिए। दोनों का मतलब तो वही हुआ। आपको ऐसा लिखना है तो ऐसा लिख दो। ओके, तो अगर नहीं ऐसा लिखना है तो दस व्हेन द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हैज नॉट नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो, हैज नॉट नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो। तो मैग्नेटिक मोमेंट जब जीरो ना हो, अदरवाइज ऐसा लिखो कि जब उसका जो सोर्स है उसके पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट हो, तभी उसी कंडीशन में वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों कंटेन करता है, अदरवाइज नहीं, यानी हर टाइम नहीं। इसलिए मैंने यहां पर नो, नॉट नेसेसरी। तो जो भी मैटर है, जो कोई कोई प्रॉपर्टी कंटेन करता है मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेट की, तो वो हर एक के नॉर्थ पोल और साउथ पोल होना वो ऐसा जरूरी नहीं है। कब जरूरी होता है? जब ये रूल अप्लाई होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है उसकी नेट मैग्नेटिक मोमेंट हो यानी जीरो नहीं होना चाहिए, वो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं हो तब वो सच है। ओके, अच्छा, तो वो तीसरा हो गया। अब हम चौथा आंसर लिखते हैं, डी। डी में क्या है? टू आइडेंटिकल लुकिंग आयन बार ए एंड बी आर गिवन। हमें यहां पर 2 बार, यहां पर टू आइडेंटिकल लुकिंग आयन बार्स, यहां पर आपको 2 पीसेस दे दिए हैं। ओके, वन ऑफ विच इज डेफिनेटली नोन टू बी मैग्नेटाइज। दोनों में से एक को मैग्नेटाइज डेफिनेटली किया है, लेकिन कौन सा मैग्नेटाइज है कौन सा मैग्नेटाइज नहीं है वो हमको नहीं दे दिया है, वो हमें पहचानना है। ओके, कैसे पहचानेंगे? वी डू नॉट नो विच वन मैग्नेटाइज, हाउ वुड वन ascertain whether or not both are magnetized? हमें पता नहीं है कि उसमें से एक मैग्नेटाइज है या दोनों मैग्नेटाइज है। ओके, इफ ओनली वन इज मैग्नेटाइज, मान लो कि दोनों में से एक ही मैग्नेटाइज है, चलो ऐसा बोल देते हैं। हाउ डज वन ascertain which one? तो आप कैसे पता लगाओगे कि उसमें से कौन सा मैग्नेटाइज है कौन सा मैग्नेटाइज नहीं हुआ है? यूज नथिंग एल्स बट द बार्स ए एंड बी। आपको ये बार्स ए एंड बी के अलावा और कुछ का यूज करना नहीं है ये फाइंड आउट करने के लिए। तो आपको क्या करना है? तो देखो सर क्या करते हैं, पहले तो ध्यान से देखो। सर ने एक बार मैग्नेट ड्रॉ किया, देखो, हाँ, ये किया। अब सर क्या करते हैं, उसको नेम ए दे देते हैं, ये ए। ओके, ए पीस है, हमें पता नहीं है कि ये मैग्नेट है कि नहीं है। अब दूसरा पीस है, दूसरा जो बार है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। अब देखो, अब मैंने क्या किया, यहां पर आइडेंटिकल है तो ऑलमोस्ट उतनी ही लेंथ होनी चाहिए, ऑलमोस्ट उतनी ही लेंथ होनी चाहिए। ओके, ऑलमोस्ट, नाप नाप के नहीं लेना है, ऑलमोस्ट उतनी साइज होनी चाहिए। ओके, अब ऐसा भी नहीं देखना है सर ये पतला है थोड़ा ठीक हो गया, और रैंडमली लेना है चलेगा,
वो ऑलमोस्ट आपको ऐसा सोच सोच के नहीं लेना है। मैंने एक बार यहाँ इसको मैं बी लिख दी, ये पीस नंबर बी है, ए और बी दो बार से। एक बार मैं बी को यहां रखता हूं, ये हमारा केस 1 है, केस 1 है। अब मैं क्या करता हूं, इसको शिफ्ट करके मैं यहां ला देता हूं, वो हमारा केस 2 हो जाएगा। वो क्या होगा हमारा केस 2, यहां इसके सेंटर पर, इसके सेंटर पर हम ला देते हैं, इसके सेंटर पर। ओके, अब ये बी है, हमने यहां पर ला दिया। अब मैं जो रूल्स बोलता हूं देखो, अब एक बार बी का, अब देखो बी को इसका जो एंड है वहां पर नजदीक लाया, और एक बार बी को ए का जो सेंटर है वहां पर ले गया। अब रूल्स क्या है, अगर ये मैग्नेट है, अगर ये मैग्नेट है तो मैग्नेट का रूल्स ऐसा है कि जो दो पोल होते हैं ना, पोल एंड पर, वहां पर इफेक्ट ज्यादा होती है और सेंटर पर इफेक्ट कम होती है। तो यहां पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा और यहां पर उसका मैग्नेटाइज कम होता है, तो यहां अट्रैक्शन कम लगेगा। यानी यह इस दोनों में, दोनों केस में क्या होगा, ये हमारा केस नंबर 2 है, ये हमारा केस 2 है। दोनों केस में वेरिएशन आता है, यहां पर ज्यादा इफेक्ट लगता है, यहां कम इफेक्ट लगता है, यानी ये मैग्नेट है, कंफर्म हो गया। और ऐसा नहीं होता है, दोनों जगह सेम इफेक्ट लगती है यहां पर इसके ऊपर, तो यानी ये मैग्नेट है। क्यों, क्योंकि दोनों जगह, यहाँ अगर ये मैग्नेट है तो यहाँ भी उसका पोल है, और ये मैग्नेट है तो यहाँ भी उसका पोल ही है, दोनों तरफ पोल ही है, पोल है, तो वो दूसरे जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर इक्वल अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। समझ आता है ना। फिर से मैं आपको रूल्स दिखा देता हूं। अगर जिसको हम घुमाते हैं, अगर दोनों में इफेक्ट का चेंज आता है तो ये मैग्नेट है ए, अगर चेंज नहीं आता है तो बी मैग्नेट है। बोलो समझ आया कि नहीं। अगर दोनों में चेंज आता है इफेक्ट में तो ए मैग्नेट है, चेंज नहीं आता है तो बी मैग्नेट है। ओके, तो इन बोथ द केसेस यहां हम क्या लिखेंगे, ये स्टेडी है, ये क्या है, इसको हमें स्टेडी रखना है, ये स्टेडी है और ये मूवेबल है, इसको हम मूव करते हैं। ओके, तो यहां पर, यहां से हम यहां लाए, और इन बोथ द केसेस, इफ इन बोथ द केसेस, both the cases, if in both the cases इफेक्ट, देखो यहां पर इफेक्ट ऑफ अट्रैक्शन फोर्स विल बी डिफरेंट इन बोथ द केसेस ऑन बी, ऑन बार्स बी, बी, in both the cases on bars B feels different attraction force, different attraction force, different attraction force, then A will be magnet, A will be magnet। देखो अगर दोनों में डिफरेंट फील होता है, फील्स डिफरेंट, डिफरेंस नहीं डिफरेंट, हम क्या लिखेंगे यहां पर, डिफरेंट अट्रैक्शन फील्ड वो एक्सपीरियंस करता है, फील करता है, तो ये मैग्नेट है और बी मैग्नेट नहीं है।
और अगर दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है तो बी मैग्नेट होगा। बस ये रूल लिख देना है, मैं पीछे लिखता हूं। इफ बी डज नॉट फील डिफरेंट इन बोथ द केसेस, ऐसा लिखते हैं। इफ बी डज नॉट feel different attraction force ये अट्रैक्शन लिखा है, attraction force do not feel different attraction force in both the cases, in both the cases, then B will be magnet। बस ये रूल है, ऐसे ही लिख देना है। बोलो समझ आया कि नहीं? डिफरेंट फील होता है तो जो स्टेडी वाला है वो मैग्नेट है, डिफरेंट फील नहीं होता है तो जो मूव करते हैं वो मैग्नेट है। समझ आया कि नहीं? फिर से बोलता हूं, अगर हम डिफरेंट फील होता है तो जो स्टेडी है वो मैग्नेट है, डिफरेंट फील नहीं होता है दोनों केस में तो जो मूव करते हैं वो मैग्नेट है, बी मैग्नेट है। समझ आ गया? अच्छा, अब इसके बाद वाला यहां पर देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। ये मैं आईएमपी लिख देता हूं। ओके, तो यहां पर आपको फिगर 5.4 ये है, shows a small magnetic needle P place at point O। ये O पॉइंट है, वहां पर नीडल, मैग्नेटिक नीडल P है। यहां पर क्या है? मैग्नेटिक नीडल है। द एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ इट्स मैग्नेटिक मोमेंट। और ये सब एरो है, ये सब क्या है कि उसके जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसके एरो है। अगर अब देखो, ये सब, ये मैग्नेटिक नीडल है और ये सब एरो है। ओके, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 वो सब मैग्नेटिक मोमेंट शो करते हैं। द अदर शो वही दिखाए, द अदर एरोस शोज डिफरेंट पोजीशन, अलग अलग पोजीशन पर रखे हुए हैं। ओके, और उसको Q से मेंशन किया है। यहां पर P है, ये सब Q से। अब पहला, इन विच कॉन्फ़िगरेशन द सिस्टम इज नॉट इक्विलिब्रियम। अब कब इक्विलिब्रियम नहीं होगा? अब देखो, मैं पहले ही आपको आंसर दे देता हूं कि वो शॉर्ट में कि इक्विलिब्रियम कब नहीं होगा, जब थीटा इज इक्वल टू 90 हो। याद रखना। स्टेबल कब होगा? इन विच कॉन्फ़िगरेशन इज द सिस्टम इन स्टेबल। स्टेबल यानी थीटा इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। अनस्टेबल कब होगा? जब थीटा इज इक्वल टू 180 होगा। ओके, और विच कॉन्फ़िगरेशन corresponds to the lowest potential energy among all the configuration source। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में, यहां पर एक ही है, देखो ये एक ही डायरेक्शन में कोइंसाइड होते हैं। देखो Q6 और ये, तो कोइंसाइड, डायरेक्शन शुड बी ऑन कोइंसाइड। तो कोइंसाइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोइंसाइड। क्यों? रेड से नहीं लिखा जाता? कोई बात नहीं, चलो हम ब्लैक से लिख लेते हैं। क्या होना चाहिए? कोइंसाइड, कोइंसाइड ऑफ डायरेक्शन। बस इतना ही याद रखना है। तो यहां पर मैं सबसे पहले क्या ड्रॉ करता हूं वो देख लो।
देखो हाँ ध्यान से, यहां से ये मैग्नेटिक नीडल है, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां आई, समझो। अब यहां से ऐसे आई, तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है बी, ये बी, थोड़ा पतला कर दूं मैं, ये बी की डायरेक्शन है, वैसे ही। और यहां पर इस तरफ है, ओके, यहां पर इस तरफ है। अब यहां से निकली तो इस तरफ, अब ओके, तो यहां से देखो, तो यहां राइट एंगल हुआ, आ बी, ये बी है, ये जो एरो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये जो एरो है ये वो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है। अगर ये देखो, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो 90 एंगल हुआ कि नहीं? ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल है 90, तो थीटा 90 हुआ, तो वो नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो क्या लिखेंगे? तो पहला आंसर लिखते हैं हम, आंसर ए। देखो, फॉर कौन सी पोजीशन, पी क्यू वन, पी क्यू वन एन पी क्यू टू, पी क्यू टू। अब देखो, पी क्यू वन एंड फॉर पी क्यू टू, दोनों में क्या होता है? बी की डायरेक्शन और एम की डायरेक्शन, बी परपेंडिकुलर एम, दैट मीन्स, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90। सो देयर will not be, will not be equilibrium, there will not be, will not be equilibrium, equilibrium। बोलो, समझ आ गया? अब बी का आंसर लिखता हूं, बी का मैं पार्टीशन करके लिखता हूं। यहां पर आपको पार्टीशन करने की जरूरत नहीं है, आपको तो नीचे ही लिखना है, आपको तो नीचे ही लिखना है, ओके। बी का आंसर लिखता हूं, तो बी का आंसर, अब देखो, कब स्टेबल होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, जब थीटा इज इक्वल टू 0 होगा। कहां 0 होगा? तो चलो, हम थीटा कहां पर 0 होता है? अब देखो, इसकी डायरेक्शन ऊपर और यहां बी की डायरेक्शन नीचे है, ये मैग्नेटिक मोमेंट एम की डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन वो तो ऑपोजिट है, ऑपोजिट है यानी थीटा इज इक्वल टू 180 है। देखो यहां पर ये नीचे की साइड, ये भी नीचे, देखो बी की डायरेक्शन नीचे की साइड, मैग्नेटिक मोमेंट की भी नीचे की साइड, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर ये ऊपर की साइड है, ये नीचे की साइड है, ऑपोजिट है, तो थीटा इज इक्वल टू 180 है। और यहां पर ये मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की साइड, बी भी ऊपर की साइड, यहां पर भी बी है, दोनों एक ही डायरेक्शन में। यहां पर क्या है? ये भी बी की डायरेक्शन है, ये भी बी की, तो ये एम की है, तो एम और बी एक ही डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 0। तो किस पोजीशन में 0 होता है? पी क्यू थ्री एंड पी क्यू सिक्स। तो हम लिखेंगे फॉर, फॉर पी क्यू थ्री, पी क्यू थ्री एंड पी क्यू सिक्स, पी क्यू सिक्स, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 0 डिग्री। सो किस किस के बीच में? बी और एम के, ये सब एम की डायरेक्शन है, ये बी की,
ये बी की है, ये सब एम की है डायरेक्शन, ये सब बी की है, समझ आता है ना। तो देखो सो इन दिस टू सिचुएशन, सो फॉर दिस टू, सो फॉर these two situation, stable equilibrium, there will be there will be stable equilibrium, equilibrium। अब अनस्टेबल कब होगा? जब थीटा इज इक्वल टू 180 होगा। तो कब होता है 180? PQ4 और PQ5, PQ4 एंड PQ5, तो वही लिखेंगे, अलग कलर से लिखते हैं। फॉर PQ4 and PQ5, theta is equal to 180. So there will be unstable equilibrium, समझ आ गया? ये हमारा बी का आंसर हुआ। अब हमें किसका आंसर लिखना है? सी का आंसर लिखना है। सी में क्या है? कब लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी होगी? जब बी की और एम की डायरेक्शन कोइंसाइड होगी। फॉर PQ6, फॉर PQ6, here direction of B, direction of B and M are directions of, थोड़ा प्रॉपरली लिखते हैं यहां पर, डायरेक्शंस ऑफ B and M are coincide, कोइंसाइड यानी एक के ऊपर एक। देखो इस एरो के ऊपर ही इस एरो जाएगा ऊपर, कोइंसाइड। सो there will be lowest potential energy, there will be lowest potential energy, potential एनर्जी। हो गया आंसर। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अब उसके बाद वाला लेते हैं हम। अब देखो यहां पर कौन सी, यहां पर अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, अलग अलग फिगर दी है। इसमें से कौन सी फिगर सच है, कौन सी फिगर सही नहीं है, वो हमें लिखना है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होनी चाहिए? सर्कुलर। यहां पर सर्कुलर है नहीं, तो वो गलत है। तो पहला आंसर लिखते हैं हम, यहां पर ए का आंसर लिखते हैं। तो हियर, पहले तो वो गलत है, पहले तो हम लिखेंगे कि वो क्या है, गलत है, फॉल्स, because there is no circular magnetic field lines, there are no any circular field lines
देखो इसके साथ, अब देखो यहां पर सर्कुलर लाइंस नहीं है। ओके, अब यहां पर डी में देखो, डी में सर्कुलर लाइंस है लेकिन दोनों एंड पर नहीं दिखाई है, दोनों एंड पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं बताई है। तो डी भी साथ में ले लेते हैं। तो यहां पर अदरवाइज ऑर्डर ली जाते हैं। चलो दूसरा बी का आंसर लिखते हैं हम। तो बी, बी में क्या है, अभी कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इंटरसेक्ट करेगी तो वहां दो डायरेक्शन होगी, दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होती है। तो लिखेंगे कि पहले तो ये फॉल्स है, बिकॉज दे नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। दे यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दे नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, टू ईच अदर। और यहां पर तो इंटरसेक्ट दी है तो वो गलत हो गई। चलो हमें सी का आंसर लिखना है। तो सी में क्या लिखेंगे, ये तो सच है, सभी जगह देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर है, तो ये सच, ये सही है, ट्रू, बिकॉज एट एवरी प्लेस there are circular field lines, there are circular field lines, circular magnetic field lines। ओके, डी का आंसर लिखते हैं हम। डी, डी में क्या है, सर्कुलर फील्ड लाइंस दी है लेकिन दोनों एंड पर रुक गए हैं, देखो यहां पर भी नहीं दिखा है, यहां पर भी नहीं दिखा है, तो वो गलत है, फॉल्स, फॉल्स, बिकॉज at both the end, at both the ends there are not any circular field lines, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसा लिखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, ई का आंसर दो, चलो ई, ई का आंसर क्या होगा, ऐसा ही सेम इसमें होता है जी में। जी में क्या है, यहां पर भी दोनों एंड पर सर्कुलर फील्ड लाइंस नहीं है, तो मैं साथ में लिख देता हूं, यहां पर पहले मैं जी लिख देता हूं। चलो पहले मैं कौन सा लिख देता हूं, जी वाला, जी। तो एज अबाउ ये भी फॉल्स है, तो रीजन क्या है, तो एज अबाउ यानी एज अबाउ अकॉर्डिंग डी, अकॉर्डिंग डी, डी में जैसा लिखा है वैसा ही। ओके, अब यहां पर क्या है, ई, अब ई देखो, तो ई में, ई लिखते हैं, ई में क्या है, तो यहां पर ये तो ट्रू है क्योंकि जितनी फील्ड लाइंस निकलती है उतनी ही एंटर होती है, यानी टोटल फ्लक्स जीरो होगा, जितनी बाहर निकलती है उतनी ही एंटर होती है, तो टोटल फ्लक्स जीरो होगा। और सब क्या है, सर्कुलर फील्ड लाइंस है, तो ये सही है, ट्रू, ट्रू, बिकॉज
because number of field lines, number of coming, number of जो बाहर निकलती है वो लाइंस, सो नंबर ऑफ इमर्जिंग फील्ड लाइंस, इमर्जिंग फील्ड लाइंस are equal with number of entering field lines, entering field lines. ओके, अब यहां देखो ये क्या है एफ, तो एफ गलत है, एफ कैसा है, एफ गलत है, एफ फॉल्स। क्यों गलत है, क्योंकि यहां एंटरिंग कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बाहर निकलती ये 9 और ये 9 भी बाहर ही निकलती है, देखो ये सब बाहर निकलने वाली है, तो 9 और 9 18 बाहर निकलेगी, 9 एंटर होगी, तो दोनों सेम नहीं है, तो फॉल्स, बिकॉज number of emerging field lines are not equal with number of entering field lines, entering field lines. ओके, हो गया, अब क्या बचा, हो गया ना, ए बी सी डी ई एफ जी। अच्छा, उसके बाद वाला यहां देखो ये भी थियरिकल है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस shows the direction along which a small magnetic needle aligns. Do the magnetic field lines also represent the lines of force? Yes, ये सब देखो, मैं जिसको कंसंट्रेट करता हूं वो देखो, do the magnetic field lines represents lines of force? ये लोग ऐसा बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसको हम लाइंस ऑफ फोर्स बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है और लाइंस ऑफ फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करती है, तो हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को लाइंस ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उसकी जगह नहीं ले सकते, तो ऐसा ही लिखना है, तो हम पहला आंसर लिखते हैं, पहला आंसर क्या लिखेंगे, ए, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सो मैग्नेटिक फील्ड and lines of force so magnetic force यानी दोनों डिफरेंट है, तो दोनों डिफरेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जगह हम लाइंस ऑफ फोर्स नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
magnetic field lines magnetic field lines will not show, otherwise do not, प्रॉपरली लिखते हैं, do not represent lines as a lines of force, as a lines of force. समझ आ गया? अब हम बी का आंसर लिखते हैं। बी, अब देखो बी में क्या है, इफ मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्टेड हाउ वुड द गाउस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म बी मॉडिफाइड। अगर देखो मोनोपोल्स नहीं होते, दो नॉर्थ और साउथ पोल दोनों होते, तो गाउस लॉ कैसा होगा? तो गाउस लॉ ऐसा होगा, कोई भी क्लोज सरफेस के लिए गाउस लॉ इक्वल टू 0 होता। लेकिन अगर मोनोपोल्स होते, यानी सिंगल पोल, यानी ओनली नॉर्थ पोल या ओनली साउथ पोल, तो इसकी जगह ऐसा हो जाता, क्या हो जाता, इज इक्वल टू म्यू 0 क्यू एम हो जाता। ये क्यू एम यानी मैग्नेटिक चार्ज। ओके, बस तो क्या चेंज होता है यहां पर, क्या मॉडिफिकेशन होता है? तो यहां पर वही लिखना है, इफ मैग्नेटिक मोनोपोल्स existed, then Gauss law will be close integration for surface B delta S is equal to mu 0 q m instead of सरफेस इंटीग्रेशन B डेल्टा S इज इक्वल टू 0, इसकी जगह ये मॉडिफिकेशन हो जाता। अब आपको तो नीचे ही लिखना है, मैं पार्टीशन करके लिखता हूं, आपको पार्टीशन करने की जरूरत नहीं है। ओके, आपको पार्टीशन नहीं करना है, ये रफ है तो मैं कैंसिल कर देता हूं। अब हमें किसका आंसर देना है? अब हमें सी का आंसर देना है। सी, तो सी में क्या है देखो, डज अ बार मैग्नेट एक्सर्ट अ टॉर्क ऑन इटसेल्फ ड्यू टू इट्स ओन फील्ड। अगर कोई बार मैग्नेट है, वो उसके अपने ऊपर ही टॉर्क लगा सकता है? नहीं लगा सकता। कौन लगा सकता है? और दूसरा, डज वन एलिमेंट ऑफ करंट कैरिंग वायर एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर एलिमेंट ऑन द सेम वायर। अगर कोई करंट कंडक्टिंग वायर है, वो अपना कोई एक हिस्सा दूसरे हिस्से पर, दूसरे एलिमेंट पर वो फोर्स लगा सकता है। बस ये रूल्स ही है। तो यहां पर ना बोलना है, यहां पर हा बोलना है कि बार मैग्नेट में ऐसा नहीं होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर में ऐसा हो सकता है, बस ऐसा ही लिखना है। नो, बार मैग्नेट डज नॉट एक्सर्ट, बार मैग्नेट does not exert a torque on itself to its own
टू इट्स ओन फील्ड, ये पहला आंसर हुआ। बट करंट कैरिंग वायर, बट करंट कैरिंग वायर can exert a force on another element, on, यही लिख देना है, on another element of the same wire। एग्जाम में भी आपको लिखने में इतना टाइम होगा तो थोड़ी स्पीड रखनी होगी। ओके, अब डी का आंसर देना है। डी में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड अराइजेस ड्यू टू चार्जेस इन मोशन। कैन अ सिस्टम हैव मैग्नेटिक मोमेंट इवन दो इट्स नेट चार्ज इज जीरो। यहां पर ऐसा बोला गया है कि अगर नेट चार्ज जीरो हो तब भी सिस्टम हैव मैग्नेटिक मोमेंट। देखो यहां पर कि नेट चार्ज जीरो हो, इसको कॉन्सेंट्रेट करना है। क्या कॉन्सेंट्रेट करना है? कि इसको ऐसा बोला गया है कि नेट चार्ज जीरो हो तब भी सिस्टम मैग्नेटिक मोमेंट कंटेन कर सकता है। यस, और ऐसा प्रूफ क्या है? तो उसके एग्जांपल पैरामैग्नेटिक एलिमेंट्स है। ओके, उसमें ऐसा होता है। तो यस, यहां क्या लिखना है आपको? यस, यस, if net charge is zero, net charge is zero, then also maybe system have magnetic moments, लेकिन इसका प्रूफ क्या? मैग्नेटिक मोमेंट्स, because in paramagnetic material, in paramagnetic matters, in paramagnetic matters, it is exerted. Otherwise, we can see this property. In paramagnetic matters, we can see. Otherwise, this property in paramagnetic matters, otherwise paramagnetic matters can contain, ऐसा लिखते हैं। Because paramagnetic matters contains this property, ओके। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में ये प्रॉपर्टी हम देख सकते हैं। ओके, अब लास्ट वाला देखो, यहां पर हमें क्या क्या फाइंड करना है। पहले तो क्या दिया है? अ सोलेनॉइड हैज अ कोर ऑफ अ मटेरियल
विथ रिलेटिव परमिएबिलिटी। हमें क्या दिया है, आपको पहले तो क्या दिया है, रिलेटिव परमिएबिलिटी कितना दिया है, 400। ओके, द वाइंडिंग्स ऑफ द सोलेनॉइड आर इंसुलेटेड फ्रॉम द कोर एंड कैरी अ करंट, करंट दिया है I इज इक्वल टू 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स N इज इक्वल टू 1000 पर मीटर, पर मीटर लिखा है तो स्मॉल एन, ओनली टर्न्स लिखा है तो कैपिटल एन, यहां थाउजेंड्स पर मीटर यानी नंबर डेंसिटी है। ओके, तो पहले तो क्या फाइंड करना है, तो हमें पहला तो H फाइंड करना है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो H की फॉर्मूला NI है, वैल्यू रखो और आंसर लाओ। N यानी 1000, 1000 यानी 1000 यानी 10 क्यूब, I कितना है 2, तो इसका आंसर क्या हुआ 2000, अदरवाइज 2 इंटू 10 क्यूब, और इसका यूनिट क्या होगा एम्पियर पर मीटर। ये हमारा पहला आंसर हुआ। अब हम दूसरा आंसर लिखते हैं बी में क्या मांगा है, M मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन की फॉर्मूला क्या होगी, बी फाइंड करना है, मैग्नेटाइजेशन बी फाइंड करना है। तो मैग्नेटाइजेशन की फॉर्मूला म्यू आर माइनस 1 इंटू एच ऐसी है। तो म्यू आर कितना है 400 माइनस 1, और एच कितना है तो 2 इंटू 10 क्यूब, तो कितना होगा। अब देखो यहां पर ये 399, 399 टू जा 798 इंटू 10 क्यूब, और यूनिट क्या होगा एम्पियर पर मीटर। ये आंसर भी चलेगा, और आपको स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो 2 डिजिट यहां पर शिफ्ट हो जाओ, तो लेफ्ट साइड शिफ्ट होंगे तो 2 पावर बढ़ेगी एम्पियर मीटर, ये भी लिख सकते हो। और नियरली इक्वल टू 800 नियरली इक्वल टू 8, तो 8 इंटू 10⁵ भी लिख सकते हो, चलेगा यही लिखो। चलो सी का आंसर देते हैं हम, तो सी में क्या है, बी फाइंड करना है। तो बी की फॉर्मूला क्या है, म्यू 0 म्यू आर एच, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखनी है आपको। म्यू 0 की फॉर्मूला क्या है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। म्यू आर कितना है 400 है, 400। एच कितना है तो 2000 है, 2 इंटू 10⁻³ है। अब देखो यहां पर क्या होगा, ध्यान से सुनो, तो यहां पर देख लो 4 जा 16, 16 टू जा 32 इंटू पाई की वैल्यू, तो पाई यानी 3.14। ओके, और यहां पर ये 2 0 और ये 3 पावर 2 0 10⁻², 10⁻³ यानी 10⁻5, और यहां पर 10⁻⁻7 है। तो अब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन नियरली इक्वल टू 100 होगा, ये दोनों का 100 इंटू 10⁻5 इंटू 10⁻⁻7। अब देखो 100 यानी क्या हुआ 10 स्क्वायर, और 10⁻5 यानी 10⁻7 इंटू 10⁻⁻7, तो कैंसल हो जाएगा, तो इक्वल टू 1 टेस्ला। समझ आ गया ना, 100 यानी 10⁻², 10⁻² और 10⁻5 यानी 10⁻7, 10⁻+7 10⁻⁻7 कैंसल, तो 1 टेस्ला उसका आंसर आया। अब लास्ट वाला, अब डी, तो डी का आंसर लिखते हैं हम, डी। देखो तो डी में क्या मांगा है, मैग्नेटाइजिंग करंट IM, तो उसकी फॉर्मूला M/N है। M कितना हमने फाइंड आउट किया, ये वाला लिखो 798 इंटू 10⁻3, और N की वैल्यू क्या है, N की वैल्यू 1000 है, तो ये 1000 और ये 1000 कट हो गया, तो क्या हुआ 798 करंट है तो इसका यूनिट क्या है एम्पियर।
ओके, यूनिट लिखना भूलने का नहीं है। तो ये वाला भी आईएमपी है मेरी तरफ से, इसको भी आईएमपी लिख दो, ये भी आईएमपी है। ओके, तो यहाँ पर हमारे सब एग्जाम्पल खत्म हुए, यानी हमारा यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हुआ। ओके, तो आज चैप्टर 5 खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए चैप्टर के साथ, चैप्टर 6 के साथ मिलेंगे। लेकिन सबसे पहला आपको क्या करना है, अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, और ये वीडियो आपको फ्रेंड सर्कल में भेजना है और उनको भी बोलना है कि सब्सक्राइब करें। ओके, दूसरा, ये जो भी मेरी हैंड रिटन नोट्स है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई है, वहां से आपको मिल जाएगी। तीसरी बात, अगर आपने आगे के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी प्लेलिस्ट में रखे हुए, वहां से आपको मिल जाएंगे। ओके, तो चलो नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ, चैप्टर 6 के साथ मिलेंगे। ओके, टाटा बाय, सी यू।